ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। लगातार तीसरे चरण भीषण रण में बात कर रहे हैं। आज जिस तरह से 12 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है और अलग अलग जगहों में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो तमाम तस्वीरें आप तक इंडिया वॉइस के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं। पल पल की अपडेट, जगह जगह पर रिपोर्टरों के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास हम लगातार कर रहे हैं। तो बिल्कुल, और किस तरह से वोटिंग चल रही है और वोटर्स का मिजाज क्या कह रहा है, ये भी लगातार आपको हम बता रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.86% मतदान हुआ है और संभल में सबसे ज्यादा 14.71% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संभल में। आंवला की बात करें तो आंवला में 11.42% अब तक वोट पड़ पाए। आगरा में सुबह 9 बजे तक 12.74% वोटिंग हुई है। एसपी सिंह बघेल बीजेपी से प्रत्याशी हैं। बदायूं में सुबह 9 बजे तक 12.89% वोटिंग हुई है। वहीं बरेली में 11.50% वोट डाले गए हैं। संतोष गंगवार की परीक्षा यहां से। एटा में 13.16% अब तक वोटिंग की गई है। तो बड़ी खबर, फतेहपुर सीकरी की बात करें 14% मतदान अब तक हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 11.86% वोटिंग अब तक हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। हाथरस में 13.43% डाले गए वोट। तो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, मतदाता बाहर निकल रहे हैं और अलग अलग सीटों पर किस तरह से रुझान 9 बजे तक सामने आए हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ये दो तस्वीरें हैं। वोटिंग करने से पहले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की है और उसके बाद ये तस्वीरें वोट कास्ट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और उनकी पत्नी की तस्वीरें। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वोट कास्ट के बाद जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है कि घर से बाहर निकलें और मतदान करें। लोकतंत्र के उत्सव में अपने योगदान, अपनी भूमिका को मतदाता ना भूलें। तो बिल्कुल, और दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह जहां पर वोट कास्ट किया अपनी पत्नी के साथ और मंदिर में पूजा की। तीसरे चरण का दिन है। मैं देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती कर रहे थे, जहां पर वोटर्स से अपील भी कर रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। और उससे पहले ये पीएम मोदी की तस्वीरें जब वो वोट कास्ट करने पहुंचे थे अहमदाबाद में, वोट कास्ट किया पीएम मोदी ने और उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद थे। तो सियासी संग्राम के बीच सवाल अपनी जगह बना हुआ है, अंजाम क्या होगा। और तमाम तस्वीरों के जरिए इंडिया वॉइस कर्तव्य पथ पर लगातार बना हुआ है और आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहा है। और इंडिया वॉइस की तमाम संवाददाता चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, जो आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें आज लोकतंत्र के पर्व के तीसरे चरण से जुड़ी हुई। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मत प्रतिशत को लेकर एक बार फिर से आंकड़े सामने आ रहे हैं और आंकड़ों के साथ ही साथ देखना ये भी होगा कि 2 चरणों में जिस तरह से मत प्रतिशत को लेकर चर्चा की शुरुआत हुई है। आज तीसरे चरण में मतदाता किस तरह से घरों से बाहर निकलते हैं, क्योंकि उदासीनता इससे पहले दोनों चरणों में देखी गई है। कई वजह यहाँ पर हैं, मौसम भी वजह है, लोगों की उदासीनता भी वजह है और कई बार लोगों की अपनी समस्याएं दूर ना होना भी वजह है। जिस तरह से अलग अलग जगहों पर बहिष्कार भी देखने को मिला है। लेकिन अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग और तमाम राजनीतिक दलों की कोशिशें आज कितना रंग लेकर आती हैं। मत प्रतिशत को लेकर शाम 6 बजे तक किस तरह के आंकड़े आज देश के 12 राज्यों से निकलकर सामने आते हैं। तो बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में संभल ने अब तक बाजी मारी है। मतदान सबसे ज्यादा हुआ 14% से थोड़ा ऊपर। अब तक 9 बजे तक संभल में मतदान हुआ है और इसके अलावा बाकी जो लोकसभा सीट है वहां पर भी अभी वोटिंग चल रही है। और 9 बजे तक का आंकड़ा जो है वो उत्तर प्रदेश में 11.86% रहा है। हालांकि इसे बढ़ाने की जरूरत है और तमाम लोग घर से निकलिए और वोट कास्ट करिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है और इसे जिम्मेदारी के साथ पूरा करें। देश भर के सभी मतदाताओं को और गुजरात के मतदाताओं को भी मन से विनती करना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महोत्सव में हिस्सा ले। स्थिर सरकार, सुरक्षित देश, समृद्ध देश, गरीब कल्याण,
और भारत गौरव को समर्पित एक सरकार चुनिए, एक ऐसी सरकार चुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, गरीबी का उन्मूलन करना चाहती हो, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहती हो, विकसित भारत बनाना चाहती हो और पूरे विश्व में हर क्षेत्र में भारत को नंबर 1 ले जाना चाहती हो। मैं सभी मतदाता भाइयों से अपील करता हूं, आज 9 लोकसभा हमारे अपने प्रदेश के अंदर है। 9 ही लोकसभा क्षेत्र में बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, राजगढ़ सभी क्षेत्रों में भारी मतदान की हम सबको मैं आप अपील करता हूं और मान के चलता हूं कि आप भारी मतदान करेंगे। मतदान ये हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में निष्प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले समय सरकार चली है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए हम और आप मिलकर के एक बार फिर मतदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप सभी मतदान करें। मैं आपसे अपील करता हूं, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, हमने सारे प्रबंध चाक चौबंद किए। अभी तक मेरी जानकारी में जो आया, निर्वाचन बहुत शांतिपूर्वक संपन्न हो रहा है। जहां तक कांग्रेस के नेता ने कल जो प्रदेश में आकर बात कही है, ये वास्तव में चुनाव 2 माँ के लोगों के बीच का है। एक भारत माँ का सपूत श्रीमान नरेंद्र मोदी है और एक विदेशी माँ का सपूत, जिनके कारण से उनने अपने जीवन में न गरीबी देखी न कष्ट देखा और लगातार भ्रमित करते हुए आ रहा है। लगभग 60 साल से ज़्यादा तक उनके परिवार ने राज किया, लेकिन अभी भी वो डरा कर धमका कर संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। संविधान खतरे में है। 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन कर किसी ने किए तो नेहरू खानदान ने किए हैं। ऐसे में उनको माफ़ी मांगना चाहिए अपनी बात से। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता जिस प्रकार से मोदी जी पर भरोसा करती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। एक बार फिर अब भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चुनिए। मेरा सौभाग्य है कि लोकतंत्र के महा उत्सव में मैंने भाग लिया है, अपना वोट डाला है। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए हर भाई बहन बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। आज मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। तो देश में ही मध्य प्रदेश है, पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको निभाऊंगा। जो मतदान के उससे क्या लग रहा है इस बार माहौल? लोकतंत्र के प्रति विश्वास, निष्ठा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति भक्ति का भाव। अब मैं कोई टारगेट नहीं, मैं तो जनता का प्रेम प्राप्त कर रहा हूँ, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, बाकी जनता तय करेगी। मैं मुंबई से लातूर आया वोट करने के लिए और सभी लोगों को बाहर आकर ज़रूर मतदान करना चाहिए। मैं सबसे यही उम्मीद करता हूं कि वो अपने घर से बाहर निकले और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट दिन है और वोट करना इम्पोर्टेंट है, तो हर सिटीजन जाके वोट करना ज़रूरी, मुझे लगता है कि ज़रूरी है। मताधिकार का उपयोग करें। आप सबको भारत का संविधान ये हक देता है कि आप अपनी विचारधारा की, आप अपने सोच की सरकार आने वाले 5 साल का चुनाव करें। अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं। समय निकालकर वोट डालने अवश्य जाएं। उपयोग करना सबकी फर्ज में आता है और इसी वजह से जो मतदाता है वो अपना अधिकार का उपयोग करें और भारत के निर्माण में और विश्व गुरु बनाने में सहयोग करें। चुनाव में जो भी कैंडिडेट रहते हैं उनके प्रचार के लिए जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो पार्टीज काम करती है, उसको सबको लगता है कि हमारा ही कैंडिडेट जीत के आएगा। अभी तो शुरुआत है, अभी 6 बजना बाकी है। शाम के 6 बजने के बाद कितना परसेंटेज वोटिंग होता है वो सब देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे भरोसा है आप भी देखेंगे कि लोग हमारे कैंडिडेट के पीछे खड़े रहेंगे। मैं सभी बहनों और भाइयों से, भांजे भांजियों से यही अपील करता हूं कि लोकतंत्र का महा उत्सव है चुनाव, और मतदान यानी वोट डालना लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए वोट जरूर डालें, पहले मतदान करें,
बाद में कोई और काम। मेरी सभी से अपील है कि हर एक भाई और बहन मतदान जरूर करें। ये अद्भुत चुनाव है। जनता ने मुझे असीम प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद इस चुनाव के प्रचार के दौरान दिया है। बहनों ने आरती उतारी, पैसे मेरे हाथ में दिए चुनाव लड़ने के लिए, बच्चों ने गुल्लकें भेंट की, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं प्रेम के सागर में, प्रेम की लहर पर सवार होकर ये चुनाव लड़ता रहा। ये मेरा नहीं, जनता का चुनाव है और जनता ही लड़ रही है और जनता ही आशीर्वाद दे रही है। ये तो मैंने तो अभी बोला कि ये लोकशाही का उत्सव है और इस उत्सव में सब हमारे नागरिक सहभागी होते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस वोटिंग में हमारी लोकशाही प्रबल रहेगी और हमारा लोगों का स्थान भी बढ़ेगा और सब सर्वधर्म समभाव जिंदा रहेगा। 3 बार नहीं जीते हैं, 2 ही बार जीते हैं और 2 ही बार जीतने के बाद भी उनको टिकट नहीं मिला है। एक बार पहला था, उसको भी टिकट नहीं मिला, दूसरे को भी टिकट नहीं मिला। तो प्रणीति नहीं है तो उनका भी कैंडिडेट बदला है। तरह से 2 महीने से मैं घूम रही हूँ लोकसभा मतदार संघ में। दिखाई दे रहा है कि लोगों में बहुत एक गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो आज लोकशाही की जीत होगी। 3 बार से मैं यहाँ से विधानसभा लड़ चुकी हूँ और ये मेरी पहली लोकसभा है जो मैं लड़ रही हूँ लोगों के आशीर्वाद लेके। 2 बार अलग कैंडिडेट्स दिए बीजेपी को क्योंकि उनको परफॉर्मेंस नहीं कर पाए वो, और अभी तीसरा कैंडिडेट दिया है क्योंकि पहले 2 परफॉर्म नहीं कर पाए। इससे उनकी जो निष्क्रियता है वो साबित हो रही है। देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और भारत की जनता ऐसा मानती है कि भारत के भविष्य के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के गौरव के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बड़ा जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से तीसरी बार 4 जून के बाद एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लें। चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और खासतौर पर तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर अपनी राय रख रहे थे और अलग अलग तरह से अपील भी कर रहे थे वोटर्स से कि घर से निकलिए, वोट करिए, वोट प्रतिशत बढ़ाइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। ये संदेश लगातार दिया जा रहा है। तो देश में कहीं ना कहीं गर्मी के मौसम के बीच भी जिस तरह से मतदान हो रहा है, लगातार चुनाव आयोग के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा और तमाम दिग्गज नेताओं के द्वारा मतदाताओं से मतदान करने की लगातार अपील की जा रही है। देखना ये होगा कि मतदाताओं पर इसका कितना असर होता है और किस तरह से वोट प्रतिशत आज शाम 6 बजे तक निकलकर सामने आता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। सबसे पहले चंद्रभूषण सिंह जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक तिवारी जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चंद्रभूषण जी, जिस तरह से मतदान की शुरुआत हो चुकी है, 9 बजे तक जो आंकड़े आए हैं, पिछले 2 चरणों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए चिंताजनक रहे हैं मत प्रतिशत और इस बार 11% तक आंकड़ा दर्ज किया गया है। बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद जरूर की जा रही है। क्या लग रहा है आपको, परिवर्तन देखने को मिलेगा आज? देखिए, सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि वो सबसे पहले जाकर अपने वोट को डालें और अपने मत का प्रयोग करें। संविधान ने जो आपको ताकत दी है उसका उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा मत पड़े। और आपके प्रश्न का विषय रहा तो इस जो सीटों पर चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वहां अधिकतर वोटिंग होगी
और पहले से मतदाता जागरूक हुआ है तो वो ज्यादा वोट डाले। बिल्कुल चंद्रभूषण भाई, इसके साथ ही साथ सवाल ये भी है कि जो वोट प्रतिशत पहले और दूसरे चरण में कम रहा, तीसरे चरण में उम्मीद और कोशिश यही है कि वो वोट प्रतिशत बढ़े, लेकिन 9 बजे तक की अगर हम बात करें, महज उत्तर प्रदेश में 11% वोट अब तक पड़ पाए हैं। ऐसे में क्या न समझ आता है, क्या ये वाकई में अब तक लोगों के अंदर नाराजगी बरकरार है वोट ना करने को लेकर, या अलग लिहाज से इस अलग फैक्टर के तौर पर आप देखते हैं जो वोट प्रतिशत कम हो रहा है? देखिए, इसको नाराजगी नहीं कहेंगे, ये एक पैटर्न सा हो गया है। जैसे 2 चरणों में आपने देखा, तीसरे चरण में है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जिस तरह का देखिए अभी जिन क्षेत्रों में आ रहा है वहाँ मौसम भी ठीक हो रहा है। तो जो पिछले 2 चरणों में कुछ दोपहर में वोटिंग नहीं होती थी, कुछ लोग नहीं निकलते थे, धूप बहुत ज्यादा हो रही थी, तो अभी थोड़ा मौसम भी परिवर्तन हुआ। तो आज आपको अच्छा लगेगा कि किस तरह से लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए निकलेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। यहाँ किस तरह से वोट ज्यादा से ज्यादा पड़े, यही परिवर्तन। अरे चंद्रभूषण भाई, ये संभल में जो है वो क्यों जुर्म ढाया जा रहा है? अभी कुछ हम खबर देख रहे थे, कहा जा रहा था कि प्रशासन की तरफ से बीजेपी जो है वो मुस्लिम वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रही है, वोट कार्ड उनका जो है वो छीन ले रही है, आधार कार्ड देख रही है उसे वापस नहीं दे रही है, भगा दे रही है। ये शिकायत कर रहे हैं जियाउर रहमान। देखिए, मैं इस विषय को मैं भी सुन रहा था आपके चैनल पर ही और देख भी रहा था, और भी चैनलों पर भी देख रहा था। देखिए, ये चुनाव आयोग जो है वो इलेक्शन करवा रहा है, बहुत सारी चीजें लोगों को पता नहीं होती है, वो बवाल काटना या किसी तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश करने लगते हैं। हो सकता है कि वोटर लिस्ट में नाम ना हो, वो अब अपना आधार लेकर आ गया तो क्या वोट थोड़े पड़ जाएगा उसका? आपको बता, बहुत तरह की चीजें होती हैं। और इस तरह का जो आरोप लगाना, ये झूठे आरोप है इनका, क्योंकि सबको मत का अधिकार है। और जो कोड जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह की व्यवस्था दी है उसमें वहाँ पोलिंग एजेंट होंगे, वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, एक नहीं। मसला तब हो जाता है जब 2 दिन पहले ही जियाउर रहमान जो है इस बात को कहते हैं, पहले ही वो भविष्यवाणी कर देते हैं कि ऐसा होगा, और आज जो है इस तरह की तस्वीर आ जाती है। हालांकि उस पर अपडेट अभी आना है, तब आपसे हम जरूर उस पर। जब गलत वोट पड़ेगा, नकली वोट पड़ेगा, तो फिर इस तरह लोगों को दर्द होगा। पहले क्या पैटर्न होता था, वोट किसी का है, कोई भी डाले जा रहा है, किसी तरह से भी डाले जा रहा है। लेकिन चंद्रभूषण जी, ये तमाम घटनाओं के बावजूद भी संभल में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में सबसे ज्यादा वोट अभी तक पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 14% वोटिंग हो चुकी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी चिंता का वजह बन रहा है संभल? नहीं, हम अभी चिंता का वजह क्यों बनाए? सबसे पहले आप ही अभी कह रहे थे ज्यादा वोट पड़ना चाहिए। देखिए, वोट लोग नहीं डालने निकलेंगे तो कैसे वोट पड़ेगा? अब जहाँ 14% वोट पड़ रहा है तो आप लोग कह रहे हैं यहाँ। अशोक तिवारी जी, क्या कहना है इस पर आपका? ऐसा नहीं है, वोट पड़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ना चाहिए। ये तो 4 जून को पता चलेगा कि वो वोट किधर पड़ा, अशोक तिवारी जी। सर्वप्रथम मैं तीसरे चरण के मतदान में मतदाताओं से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मतों का प्रयोग करें, जिससे एक अच्छी सरकार बन सके। जी। और मतदान का प्रतिशत का सवाल है, जहाँ तक वहाँ कुछ बात है जरूर, उदासीनता है या कोई और चीज है जिसकी वजह से मतदाता कम निकल रहा है। और इसीलिए लगातार लोग अपील भी कर रहे हैं, सभी दलों के लोग अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान हो, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके। जी बिल्कुल। लेकिन इसके साथ ही साथ तिवारी जी, आपके पास में आऊंगा। रतन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रतन जी। रतन जी, फिलहाल क्या नजर आता है? उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज वोटिंग चल रही है और लड़ाई तब बेहद दिलचस्प तब हो जाती है जब उसमें से 8 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, कुल मिलाकर 2 सीटें माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के पास है और 8 भारतीय जनता पार्टी के पास है। कितनी लड़ाई टफ हो जाती है इंडिया गठबंधन के लिए इन सीटों पर कमबैक करने की? देखिए मिश्रा जी, ये देश का महापर्व मतदान है। देश के मतदाता अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, अपना सांसद चुनते हैं, और देश के मतदाताओं और देश की जनता को जो पिछले 10 सालों में चोट दी गई है, उसी चोट का बदला लेने के लिए अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि 10 सालों में उन्होंने जीएसटी भी देखा,
नोटबंदी भी देखा और तमाम बड़ी समस्याएं देखी। कोविड में किस प्रकार लोगों ने अपने परिवार को खोया, गंगा नदी के किनारे जो लाशें दफन थी वो भी देखा। तो ये सब सारे, और महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ, सारी समस्याओं को ध्यान में रख के मतदाता लाइन में लगा हुआ है और बड़े बड़े जोश के साथ लाइन में लगा है और अपने गुस्से को वो वोट में बदल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर रहा है। लेकिन जितने भी ये सीट के चुनाव हो रहे हैं, मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, ये चरण में सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 2019 में। लेकिन इस बार स्थिति बहुत विपरीत होगी। और विपरीत इसलिए कह सकता हूं मिश्रा जी कि जिस प्रकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री तालिबान और पाकिस्तान कह रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं यह साफ साफ ये सिकन और बौखलाहट दिखा रहा है जी कि हमारे पक्ष में वोट नहीं आ रहा है। कैसे ना हम ध्रुवीकरण करके। बिल्कुल रतन तिवारी जी, जीएसटी कोविड के साथ साथ लोगों के दिमाग में जहन में क्या ये सवाल रहेगा जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि उनकी तो बात हुई थी पहले राहुल गांधी से और राहुल गांधी ने लोगों से कहा कि सरकार बनने दीजिए, हम राम मंदिर पर फैसला पलट देंगे। क्या उनके दिमाग में ये बात रहेगी वोटर्स के? देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि प्रधानमंत्री जी को, जब कांग्रेस में थे वो, तो प्रधानमंत्री जी को क्या क्या कहते थे और प्रधानमंत्री जी की नाकामियों को गिनाते थे और ये कहते थे कि भगवान राम एक आस्था का केंद्र है, भगवान राम को राजनीति में न लाया जाए। और कांग्रेस की शुरू से आस्था रही है, वही बताते थे प्रमोद कृष्णन की भगवान श्री राम का अगर मंदिर का ताला किसने खुलवाया तो राजीव गांधी ने खुलवाया और कांग्रेस पार्टी की इच्छा थी कि राम मंदिर बने। लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो मोदी के गोद में बैठ के खेल रहे हैं और देश की जनता जागरूक है। उनके हजारों सैकड़ों डिबेट को देश की जनता ने देखा है। ये राजनीति के एक पहलू हो सकते हैं, लेकिन इंडिया के लोग बड़े समझदार होते हैं, भावुक होते हैं, भावना नहीं, लेकिन रतन तिवारी जी, एक तरफ प्रमोद कृष्णन की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राधिका खेड़ा, गौरव वल्लभ, इन तमाम लोगों को क्या करेंगे? ये सब भी तो कांग्रेस से ही आए हैं। प्रियंका जी, अगर आपने सुप्रिया सेनेट जी का अगर वक्तव्य अगर आपने कल सुना होगा तो मुझे नहीं लगता आपको ये सवाल पूछना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता, हमारे उत्तर प्रदेश की जो विधायक हैं, आराधना मिश्रा जी, सुप्रिया सेनेट और हम जैसे कम से कम 50 कांग्रेस के लीडर राम मंदिर के दर्शन करने गए थे और हम आपके चैनलों पे नहीं, कई चैनलों पे हमने खुलकर कहा है कि भगवान श्री राम में हमारी आस्था है, हम उनमें भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, भगवान राम जब बुलाएंगे हम आएंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, हमें कभी दबाव नहीं बनाया। तो राधिका खेड़ा और या कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के गोद में खेल रहे हैं और देश की जनता इसका बदला अपने वोट से लेगी, चिंता नहीं करना। ये रतन भाई वही बात होगी। देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, आप राजनीतिक मसला है तो जाहिर सी बात है आप भी राजनीति वाली बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आप गौरव वल्लभ आते हैं छोड़कर तो वही बात कहते हैं, राधिका खेड़ा आती है वही बात कहती है, आचार्य प्रमोद कृष्णा वही बात कहते हैं। खैर, चंद्रभूषण जी, सवाल यहां पर यह भी है अपनी जगह कि इन तमाम चीजों के बीच में मुद्दा अपनी जगह बना हुआ है कि इस पूरे चुनाव में हमने देखा पहले चरण से लेकर तीसरे चरण तक आज तक किसी भी पार्टी की तरफ से और किसी भी गठबंधन की तरफ से आम मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है और खासतौर पर सरकार की तरफ से तो हद हो जाती है जब पूरे चुनाव भर, पूरे प्रचार भर मंगलसूत्र, मनमोहन सिंह, मुसलमान, रावलपिंडी, पाकिस्तान और भी चीजें नहीं है क्या सर हमारे देश में जिन पर बात हो सके, आम जनता को कहा जा सके हम ये करेंगे? चंद्रभूषण जी, आप सरकार की बात कर रहे हैं और हम सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी। सरकार ने योजनाएं की, सरकार ने लोगों को योजनाएं दी, सरकार लोगों ने योजनाओं का लाभ लिया, लेकिन विपक्ष किस एजेंडे के साथ काम कर रहा है, हिडन एजेंडे के साथ काम कर रहा है, उसको विपक्ष की मंशा और विपक्ष के मंसूबों को जनता तक बताना सरकार का काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश का एक्सरे किया जाएगा, राम मंदिर
हम ऐसा संविधान लाएंगे कि राम मंदिर को तोड़ के दोबारा बाबरी मस्जिद स्थापित की जाएगी। ठीक, लोगों के घरों में मंगलसूत्र। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में जिस प्रकार एक नाई की दुकान पर जाकर उसका गला काट दिया गया, तो क्या मंगलसूत्र नहीं छीना गया? आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से बेटियों की हत्या की जाती है वो मंगलसूत्र नहीं छीना जाता? सर, मंगलसूत्र क्या राजस्थान में अकेला छीना गया था? मैं पूरे देश की लखीमपुर खीरी पे नहीं हुआ क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, आप यदि सरकार उत्तर प्रदेश में आकर कहिए ना ये बात। आप ये बताइए, जो सरकार में हो रहा है वो क्या गलत हो रहा है? सरकार की योजनाएं क्या मुसलमानों के लिए अलग है, क्या हिंदुओं के लिए अलग है? सरकार यदि सबको राशि दे रही है तो सबको दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है तो सबको दे रही है। वहाँ सरकार हिंदू मुसलमान नहीं कर रही है, लेकिन कोई व्यक्ति विपक्ष में रहकर ये कहे। चंद्रभूषण भाई, मेरा कहने का मतलब ये कि एक मंगलसूत्र को लेकर एक किस्सा बताया जाता है राजस्थान का, ठीक है, मान लिया, अच्छी बात है, आपको चिंता है। उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं करते फिर? उत्तर प्रदेश में आकर भी तो ये बात कही है ना कि लखीमपुर खीरी में कितने लोगों पर गाड़ी जिस तरह से, आप सबको तो किस्सा पता है सर, मंगलसूत्र नहीं गए थे क्या महिलाओं के? अजितेश जी, एक बात जो कही गई है वो पूरे देश में लागू होती, सुन लीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन के लोग और समाजवादी लोग हो या कांग्रेसी लोग हो, वो लोग जिस तरह की तुष्टीकरण की नीति अपनाकर हिडन एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो जनता तक बात ना पहुंचाई जाए? क्या उसका विश्लेषण ना किया जाए कि ये लोग आने वाले दिनों देश का क्या करना चाहते हैं? और रही पाकिस्तान की बात, यदि इनका कोई कांग्रेस का दोस्त पाकिस्तान से इनको सपोर्ट कर रहा है तो क्या ये जनता को बात ना बताई जाए कि ये लोग पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? फारूक अब्दुल्ला है, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, परमाणु बम है, ये बम है, वो बम है, तो उससे हमको ऐसा करना चाहिए। जो देश के अंदर बैठे हुए गद्दार लोग हैं उनकी भी तो पहचान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जो आदमी ये कहता है कि आपके घरों में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एकदम स्पष्ट बयान है, रैली में बोल रहे थे कि सबके घरों का एक्सरे किया जाएगा, संपत्ति ली जाएगी। नहीं, इस पर रतन तिवारी से पूछ लेते हैं, इस पर रतन भाई बता देंगे, खुलकर बता देंगे, जो चीज होगी वो साफ कर देंगे। साफ साफ बोलते हैं तो साफ साफ कर भी देंगे। रतन भाई, इस चीज को लेकर एक बार बता दीजिए कि जो ये बार बार एक्सरे वाली बात आ जाती है सामने कि हम देश का एक्सरे कराएंगे, उसमें संपत्ति भी आ जाती है, उसमें जाति भी आ जाती है, ये है क्या? ये कौन सा एजेंडा है जिसे देश के सामने रखा जा रहा है? एक बार खुलकर साफ साफ बता दीजिए। देखिए, ये एक्सरे की बात स्वयं प्रधानमंत्री बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके जो उद्योगपति मित्र हैं वो प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी ने खुले मंच से ये कहा था कि जो प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों से गरीबों के जेब से पैसा निकाल कर उद्योगपतियों के जेब में डालने का काम किया है, और आज गरीब गरीब बन चुका है, अमीर और अमीर बन रहा है। बीच में बहुत बड़ी दीवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़ी कर दी है, उसका हम एक्सरे कराएंगे और अमीरों के जेब से पैसा निकाल के गरीबों के जेब में डालेंगे। अच्छा, कैसे होगा सर ये? नहीं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ सैम पित्रोदा का जो बयान सामने आया था, राहुल गांधी के सलाहकार भी हैं और सलाह भी देते रहते समय समय पर, उस पर भी आप एक बार खुलकर बता दीजिए कि सैम पित्रोदा का जो बयान था वो कौन सा अबानी और अंडानी को लेकर दिया गया था? देखिए, सैम पित्रोदा मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं भेज दूंगा, मैं उनके साथ कई बार मिला हूं। लेकिन सैम पित्रोदा विदेशी सिस्टम को देखते हैं, वहां पे वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हैं। उन्होंने वहां की बात रखी थी, न कि भारत की बात रखी थी। उन्होंने अपना सुझाव दिया था। अरे, उन्होंने सुझाव भारत के लिए दिया था रतन जी, तो ये बिल्कुल भारत से ही रिलेटेड है। मैं आपसे ओवरसीज से रिलेटेड सवाल नहीं पूछ रही हूँ। देखिए प्रियंका जी, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं मुंबई से आता हूँ, मुंबई में इस प्रकार का कार्यक्रम होता है, सरकार दिल्ली या उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का कार्यक्रम चलाए, तो वो सरकार सुझाव लेके उस पे अमल करना न करना वो सरकार के हाथ में। बिल्कुल, मैं सुझाव दे सकता हूँ। तो सैम पित्रोदा ने अपना सुझाव दिया है, लेकिन रतन भाई, व्यक्तिगत बयान, माफी के साथ रोकूंगा। मसला ये है कि एक तरफ जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम देश का एक्सरे कराएंगे, जो पूंजीपति हैं उनकी संपत्ति बराबर करेंगे, ठीक है, गरीबों में बांटेंगे, अभी आप भी कह रहे हैं बराबर करेंगे, जो पैसा आम आदमी का अमीरों के पास गया है, और उसी वक्त अगर सैम पित्रोदा ये बयान दे देते हैं कि दरअसल जो विरासत टैक्स है ये होना चाहिए, अमेरिका में मुझे पसंद है और भारत में ऐसा होना चाहिए,
तो सर इसे मिलाकर नहीं देखा जाएगा? सैम पित्रोदा कोई अलग आदमी तो है नहीं, किसी अलग पार्टी से तो नहीं है कि उनका वो था अपने पर्पज से था, जोड़ेंगे ना सर? मैं मानता हूं कि अगर अडानी जी की संपत्ति को लेके अगर गरीबों को बांट दिया जाए तो कौन सा बहुत बड़ा गुनाह हो कैसे बांटेंगे ये भी तो बताइए ना। नहीं वो सरकार, ये तो वही 15 लाख वाली बात आप भी कर रहे हैं फिर। नहीं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम शुरू से इंडिया अलायंस का एक ही मुद्दा रहा है कि गरीबों का विकास हो। आरक्षण के मुद्दे पे हमने बात की, किसानों की बात की, महिलाओं की बात की, युवाओं की बात की। हमने लगातार इस देश की गरीबों की हमेशा से वकालत की है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ 10 सालों से अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम किए हैं, उनके जेब को भरने का। जी मेरा सवाल ये था कि आप बांटेंगे कैसे? खैर आ रहा हूं आपके पास। अशोक तिवारी जी आप बता दीजिए, आपको ही समझ आता है कि जो उद्योगपति है सो कॉल्ड जो 2014 के बाद ये कहा जा रहा है कि दरअसल इन्होंने, सरकार ने इनको अमीर कर दिया, ये पहले अमीर नहीं थे क्या? चंदा आपको पता है सर, उत्तर प्रदेश में अनिल अंबानी के साथ किस तरह के संबंध रहे उत्तर प्रदेश सरकार के, मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव के। ये सर कैसे करेंगे? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उनको उनसे लेकर वापस कर देंगे जनता को, कैसे होगा ये प्रोसेस? देखिए ये एक अलग विषय है और जहां तक हमारा समझना है, देश का संविधान है, कानून है, कानून नहीं सर साफ करिए। देखिए सर आप लोग चूंकि इंडिया गठबंधन में साथ हैं तो प्लीज इस पर भी प्लीज बताइए, क्योंकि हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है सुब्रत रॉय सहारा, वो भी अच्छे समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे। अब इसका तो कोई इलेक्टोरल बॉन्ड पहले तो था नहीं कि हम अब बता दें कि इतना चंदा उन्होंने दिया था कि नहीं दिया था, लेकिन ये होगा कैसे? देखिए मैं अब बोलने देंगे तो फिर बोलूंगा। हाँ सर बोलिए। जब आप बोलने नहीं देंगे तो नहीं बोल पाऊंगा। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि देश का संविधान है, देश में कानून है, कानून और संविधान से देश चलता है, उसी से देश चलेगा। इसमें कोई नई परिकल्पना नहीं होने वाली है, कोई भी इस तरह से टैक्स नहीं लगने वाला है, इस तरह से कोई भी चीज नहीं होने वाली है। किसी ने सुझाव दे दिया, उसका सुझाव अपनी जगह पर है। हम इंडिया गठबंधन में हैं, कई पार्टियों का गठबंधन है, अकेले कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, इसमें सभी दल हैं और सभी दलों को अपनी बात रखने की आजादी है। तो कोई भी इनहेरिटेंस से टैक्स नहीं लगने वाला है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। मैं वादा करता हूँ, समाजवादी पार्टी तरफ से वादा करता हूँ, कोई भी ऐसा कर नहीं लगने वाला है जिसकी अफवाह फैलाई जा रही है। ठीक है। मैं अभी माफी के साथ कहना चाहूंगा आप सबसे, थोड़ा सा मैं यहीं पर रुकूंगा। तिवारी जी आप बता दीजिए, रतन भाई देखिए आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि होगा कैसे। 2014 के पहले जब यूपी गवर्नमेंट थी तो अब वही बात वही आ जाती है कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि किसको कितना चंदा मिला 2014 के पहले। लेकिन आप जब ये बात कहते हैं कि अमीरों से, जिन्हें बीजेपी सरकार ने अमीर बनाया, उनसे हम वापस लाएंगे, ये कैसे होगा सर? देखिए एकदम पूरा सिस्टम साफ है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से किस प्रकार चंदा दो धंधा दो का फार्मूला सामने आया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना हंटर नहीं चलाया होता तो देश की जनता को यह मालूम नहीं पड़ा होता कि कितने भ्रष्टाचारियों से भारतीय जनता पार्टी भर भर के चंदा ले रही है, जिसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, उससे भी चंदा ले रही है। और सीधी सी बात है, आज जो चंदा लो और कल धंधा ले लो का फार्मूला है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है। देश के गरीबों को कुचलने का प्रयास और काम जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने वो हुआ है। लेकिन मैं आश्वस्त कर देता हूं कि मैं मतदाताओं से बार बार अपील करता हूं, इस बार प्रधानमंत्री के जुमलों में, उनके झांसों में बिल्कुल नहीं आना है। इस रतन भाई मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल बोलिए ना, सवाल पूछिए ना। मैं उतनी देर से और माफी बार बार इसलिए मांग रहा हूं सर, आप कहेंगे कि विषय पर अटक गया ये, लेकिन मैं एक बार समझना चाहता हूं। आप ये नहीं बता पा रहे मुझे ये कैसे होगा सर, ये जो पैसा वापस लाने वाली बात है अमीरों से गरीबों तक? देखिए अब देखिए प्रधानमंत्री जी ने ये तो बता दिया था 2014 में कि 15-15 लाख दे दूंगा। हाँ, वो नहीं दे पाए। तो बता दिया था, नहीं ये तो बता दिया था कि हम काला धन जो जमा है उसका आंकड़ा बताते थे, लेकिन नहीं ला पाए। अच्छे दिन का नारा दिया, 2 करोड़ रोजगार का बात किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर कह रही है
तो वो जुमला नहीं दे रही है। हमने एक चीज क्लियर कर दिया है कि गरीबों के जेब में पैसा आएगा तो आएगा। कैसे? और हमने अपने कैसे ये बता दीजिए, कैसे ये बता दीजिए ना। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ कि जिस प्रकार हम जो काम है हम उद्योगपतियों को दे रहे हैं, उनके जेब में पैसा डालने का काम कर रहे हैं, हम वो काम गरीबों को करेंगे। और हमने अपने घोषणा पत्र में बता दिया है कि महिलाओं को 1 लाख प्रति वर्ष देने का वादा किया है, वो करके दिखाएंगे। तो आपके कहने का मतलब है आप गरीबों को उद्योगपति बनाएंगे और उद्योगपतियों को गरीब बनाएंगे? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हम उद्योगपतियों को गरीब बनाएंगे, लेकिन उद्योगपति और गरीब की जो समानता है वो एक होनी चाहिए। गरीब भी मजबूती से खाना पीना खाए, अच्छे से रहे, और अमीर भी खाना पीना खा रहा है। हाँ, चंद्रभूषण जी अपनी बात रखिएगा इस पर। चंद्रभूषण जी फोन को अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट है मेरा फोन। हाँ जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी देखिए, ये कांग्रेस का वैसी ही झूठी बात है कि आलू से सोना बनाने की मशीन जैसा। आप ये समझिए कि यही कांग्रेस है जो ओबीसी, एसटी, उनके आरक्षण को लेकर। चंद्रभूषण भाई एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, रुक जाइए ना, आप बोलिएगा, आप ही मत सोचिएगा टोक रहा है, लेकिन एक चीज पहले सुन लीजिएगा। अभी सर एक फेक वीडियो आया था देश के गृह मंत्री का, और उसको लेकर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सफाई दी और बताया ओरिजिनल और फेक दो वीडियो चलवाकर। ये आलू सोना वाली कहानी आपको देखिए, आपको भी पता है बहुत अच्छे से कैसे हुआ था, कहाँ है ओरिजिनल वीडियो, फेक वीडियो क्या है, वो आगे बोलिए। ओरिजिनल वीडियो है, पूरा प्रोफाइल ओरिजिनल है कि जिस व्यक्ति ने जो कहा था, आज वो व्यक्ति ये कह रहा है कि पूरे देश का एक मशीन आएगी जो पूरे देश का एक्सरे करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी मशीन है, उसका नाम बता दीजिए जो पूरे देश का एक्सरे करती हो। जवाब है क्या? और ये हम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन हम आपको मशीन का नाम क्यों बता देंगे? हमारी मशीन को आप चोरी कर लो। एक वीडियो चलाया था एसपी, एसटी और ओबीसी का। यही लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है? क्या एसटी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण है? क्या संविधान विरोधी तो काम किया जा रहा है? क्या एएमयू में ये जामिया मिलिया इस्लामिया में एसटी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण है? क्या वहां पर भी तो एसटी, एसटी, ओबीसी का संविधान के विरुद्ध ही काम किया जा रहा है। ये लोग फिर वही काम करने जा रहे हैं। आप देखिए, ये सब बातें ये जनता को, एसटी, एसटी, ओबीसी या सामान्य जनता को नहीं बताएंगी, तो इन लोगों के जो मंसूबे हैं देश के तुष्टीकरण के लेकर, वो पूर्ण करने की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। यही लोग हैं जिन 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, अजितेश जी, प्रियंका जी, वहां पर 3 सीटें इसी परिवारवाद के लोग लड़। चंद्रभूषण भाई एक सेकंड में आपके पास आऊंगा, आपको रोकूंगा और इसी सवाल को आगे कंटिन्यू जवाब भी लूंगा। एक बार रुक कर लेते हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। परीक्षाएं, उसके पेपर लीक हो गए, महंगाई चरम सीमा पर है, हम आप खुद महसूस करते हैं और आम लोग महसूस करते हैं कि महंगाई है आज, और महंगाई इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है। उन मुनाफे से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले रहे हैं और उनके खाते में जा रहा है। आज अगर हम महंगाई देखें, गाड़ियां तो बहुत महंगी हो गई हैं, मोटरसाइकिल की कीमत क्या हो गई? 2014 में कोई चीज किसी की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है? ये सब मुनाफा ज्यादा कमाने देने लोग, उसकी वजह से भी महंगाई है, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए इन्वेस्टमेंट के, कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो जहां नौकरी रोजगार मिले हो, तो ना इन्वेस्टमेंट आया और ना रोजगार ना नौकरी। डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही, डिफेंस कॉरिडोर पता नहीं कहाँ बन रहा है। और फिर हमने कई मौकों पर फार्मूला बताया कि 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार। 60 लाख परिवार की अगर माँ बाप ही वोट इस सरकार के खिलाफ डाल देंगे तो 60 गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें तो आप खुद जानते होंगे कि एक लोकसभा में वोट कितना कम होगा। कुछ जगह से सूचनाएं आ रही, जबरदस्ती कर रही है सरकार। यहाँ पर भी आप अंदर डाल सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि बाहर अधिकारी लगाए गए हैं ज्यादा, एडीएम और एसएसपी गाली दे रहा है। और जब मैं खुद गाड़ी से जब उतरा, उसे होश ही नहीं था पुलिस वाले को, गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था।
चारों तरफ भाग रहा था, पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कुछ हम लोग उतरे गाड़ी से चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास चारों तरफ घूम रहा था। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इनके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। देखिए, आप लोग बीजेपी की चतुराई से सावधान हुए और कभी कभी हमें भी आपकी चतुराई से सावधान रहना पड़ता है। और गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। और आपने विजुअल्स देखे हैं, जो गलत है वो गलत है। समाज में जो बात गलत है वो गलत है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दें। बीजेपी की चतुराई देखिए ना आप, ये चतुराई वाला काम था जो आप सवाल पूछ रहे। लेकिन आप बताइए, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, मुनाफा कौन कमा रहा है? आपकी जरूरत की चीज महंगी हो गई, मुनाफा कौन कमा रहा है? खाद की बोरी से 5 किलो फिर 5 किलो, कौन मुनाफा कमा रहा है? और किसान का गेहूं सरकार कहीं खरीद नहीं रही और बाजार में रेट अच्छा मिल रहा है, सरकार क्यों रेट नहीं दे पा रही? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गेहूं की रेट अच्छी दे, सरसों के तेल की रेट अच्छी दे। क्या एमएसपी में सरसों की खरीद हो रही है? क्या गेहूं की एमएसपी में खरीद हो रही है? ये सरकार वो है जो किसानों को एमएसपी नहीं दे पाई और 1000 से ज्यादा किसान आंदोलन में जान चली गई। इन लोगों ने किसान पर धार चला दी। 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, 1 लाख। और ये खाकी वर्दी वाले घूम भी रहे हैं, सुन लीजिए, एक खाकी वर्दी वाले। तो आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साध रहे थे, जिसमें व्यापार से लेकर बेरोजगारी तक शामिल था। चंद्रभूषण भाई, अब आप अपनी बात पूरी करें, इसके साथ ही साथ एक रिएक्शन इस पर भी दें कि जब अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि दरअसल पहले और दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में ये साफ हो गया है कि बीजेपी जा रही है, हम आ रहे हैं और मुद्दा जो है वो व्यापार, बेरोजगार, महंगाई है। वो कह रहे थे मोटरसाइकिल भी बहुत महंगी हो गई है। हाँ, साइकिल के बाद तो मोटरसाइकिल की बात की ही जाएगी, कोई बात नहीं इसमें। कोई साइकिल की बात आज नहीं कर सकते तो मोटरसाइकिल की कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार जिन सीटों पर वहां पे समाजवादी पार्टी के परिवारवाद के 3 सीटें हैं जहां पर चुनाव आज हो रहा है, अखिलेश जी डरे हुए हैं, पूर्ण रूप से डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो हार रहे हैं। अब जिस तरह से चुनाव अवध की तरफ बढ़ रहा है, राम जी की तरफ बढ़ रहा है, राम मंदिर की तरफ बढ़ रहा है, अखिलेश यादव जी जिस चीज का दावा कर रहे हैं ना, वो पूर्ण रूप से असत्य हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि पहले चरण से लेकर आज तीसरे चरण तक का भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और भारी मतों से वहां पर जीत रही है। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम भारी मतों। ठीक है, अब जरा वो अपनी आप जामिया और एएमयू वाली बात भी कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद अशोक तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। और जिस तरह से ये देखिए, यहाँ पर SC ST OBC को बरगलाने का काम किया जा रहा है। इन लोगों के हिडन एजेंडे में है कि जिस तरह से इन लोगों को रिजर्वेशन। भाई एक चीज बताइए, मुसलमानों को हमने योजनाएं दी, योजनाओं का लाभ दिया, तो हमने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन आप अलग से किसी के लिए रिजर्वेशन लाकर और ये मंसूबे कर रहे हैं, जिस प्रकार आपने पहले भी आंध्रा में और कर्नाटका में इस तरह का प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। तमिलनाडु में भी प्रयास किया, लेकिन आज आप राष्ट्रीय संदर्भ में
प्रधानमंत्री के चुनाव में भी वही बात कर रहे हैं। तो जनता आपके मंसूबे समझ गई है कि आप जिस तरह के तुष्टीकरण के साथ आप काम कर रहे हैं, जनता आने वाले दिनों में आपको जवाब देगी। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी अशोक तिवारी जी, ओवर टू यू, क्या वाकई में ऐसा है? जी जी जी, देखिए भाजपा के सभी प्रवक्ताओं की हालत खराब है। अब ये लोगों को गाइडलाइन दी गई है कि आप राम और राम मंदिर की बात करिए, आप इस तरह की बात करिए जिससे भावनाएं कुछ जागृत हों। सवाल इस बात का है कि भावनाएं जागृत हैं, लेकिन भावनाएं मुद्दों के लिए जागृत हों। आपको भली भांति इस देश की जनता जान चुकी है कि आप कितने नाकारे हैं, कितने निकम्मे हैं, कितनी झूठ बोल सकते हैं, कितना फरेब कर सकते हैं। इस पर चुनाव हो रहा है। अब चुनाव में पिछड़ रहे हैं, बुरी तरह से पिछड़ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और ये मुद्दों को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जिसका शीर्ष नेता आहत हो और वो समझ नहीं पा रहा हो कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, तो उसके प्रवक्ता क्या बोलेंगे, प्रवक्ता से क्या आशा करेंगे आप? प्रवक्ता भी वही बात बोलेंगे। अरे ये बहुत बड़ी बात हो गई कि जब ये पहले चरण के बाद इनकी भाषा गिरी, नीचे गिरी और इन्होंने भाषा का प्रयोग किया, घुसपैठिए का प्रयोग किया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला का प्रयोग किया, उसका भी कोई असर नहीं हुआ देश पर। दूसरा चरण भी गया हाथ से, तीसरा चरण भी जा रहा है हाथ से। ऐसी हालत में प्रधानमंत्री जी जब भाषा गिरा देंगे और कहेंगे राम मंदिर जो है बदल करके लोग अस्पताल बना देंगे, कोई विश्वास करेगा देश का नागरिक? अभी हाइपरबोल पे उतर आए हैं, अतिशयोक्ति अलंकार बोल रहे हैं, ये ऐसा प्रयोग कर रहे हैं जिससे लोग जान रहे हैं खुद ब खुद कि जो है ऐसा नहीं होने वाला है। पार्टी का अपने अस्त्र गिरा चुके हैं पूरी तरह से। जी जी जी। अब इस हालत में चुनाव हो रहा है, चुनाव में इनकी लोग हंसी उड़ा रहे हैं, इनको लोग पागल समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि बौखला गए हैं, हाशिए पे आ गए हैं। और किसान पूरी तरह ताकत से वोट दे रहा है हमें, नौजवान हमें वोट दे रहा है, किसान इसलिए वोट दे रहा है, उसकी चिर प्रतीक्षित मांग, उसकी बहुत समय से की रही जा रही मांग हमने पूरी की है। हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। चंद्रभूषण भाई, आ रहा हूँ आपके पास जरा। मांग पूरी करेंगे, किसानों का रतन तिवारी जी, चूंकि जब पार्टी के जो शीर्ष नेता होते हैं और उनके जो फैसले होते हैं, उनके जो कदम होते हैं, उनके हिसाब से राजनीति की विचारधारा तय हो जाती है और कार्यकर्ता भी उस ओर मुड़ जाते हैं। अशोक तिवारी जी, आ रहा हूँ। रतन तिवारी जी, इतनी बात आपने सुन ली होगी, मैं फिर दोहरा देता हूँ। पार्टी के जो शीर्ष नेता होते हैं, वो जो कदम उठाते हैं, जो फैसले लेते हैं, उसका असर राजनीति पर पड़ता है और उससे उनका भविष्य तय होता है और कार्यकर्ता भी उसी दिशा में मुड़ते हैं, अगर उससे सहमत है या असहमत है। ऐसे में जब राम मंदिर का ही टॉपिक उठता है तो जाहिर सी बात है, देखिए वोटों का पोलराइजेशन अगर एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी आप इसे देखें किसी पार्टी से हटकर, तो देखिए हुआ है और कोशिश हुई है। आ रहा हूं आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद रतन जी आपके पास आ रहा हूं। बड़ी खबर कासगंज के अंबापुर के डोरा पोलिंग बूथ पर बवाल की खबर है, जहां पर बीजेपी विधायक हरिओम वर्मा के भाई पर यह आरोप लगा है, गड़बड़ी करने की कोशिश करने का आरोप यहां पर लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर पोलिंग बूथ में घुसकर मतदान कर्मियों को हड़कने का आरोप लगा है। सपा एजेंटों के मना करने पर अभद्रता का आरोप। लीजिए, तो एक और खबर निकलकर कासगंज से सामने आ रही है। कासगंज के अमापुर के डोरहा पोलिंग बूथ पर भी बवाल की खबरें निकलकर सामने आ रही है और बीजेपी विधायक हरिओम वर्मा के भाई पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी संभल से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आई थी, जहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों को कहीं न कहीं आधार कार्ड को रोका जा रहा था, पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा था और उसके बाद पोलिंग बूथ में घुसकर मतदान कर्मियों को हड़काने का आरोप यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी के, बीजेपी के नेता के भाई पर कासगंज के अमापुर के डोरहा पोलिंग बूथ से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर बीजेपी विधायक हरिओम वर्मा के भाई पर मतदाताओं को हड़काने का, उनको डराने धमकाने का आरोप कासगंज के अमापुर से निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल, और उस वक्त की ये तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर ये बवाल हो गया। वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने की कोशिश का आरोप लगा है बीजेपी प्रत्याशी के भाई पर, और कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के एजेंटों ने जब रोका तो अभद्रता हुई। मौके पर पुलिस व्यवस्था था, हालांकि पहले से मौजूद थी और इस घटनाक्रम के बाद और ज्यादा बढ़ गई।
और बवाल की स्थिति उस वक्त वहां पर बन गई। ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम पुलिस वाले इस वक्त मौजूद हैं, वोटर्स भी है। बीजेपी विधायक के भाई पर यह आरोप लगाए, माफी के साथ गड़बड़ी करने की कोशिश का आरोप लगाए। यहाँ पर पोलिंग बूथ में घुसकर मतदान कर्मियों को हड़काने का आरोप लगे। बीजेपी विधायक के भाई पर यह आरोप है। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाने की जो कोशिश लेकिन तरीका थोड़ी है। गड़बड़ी की कोशिश करने का आरोप लगा। शोर शराबे की आवाज आप सुन सकते हैं, जिस तरह का बवाल सामने आया। कासगंज की तस्वीरें हैं जहां पर आप सुन पा रहे हैं किस तरह से झड़प आपसी देखने को मिली है। मतदाताओं को रोकने की कोशिश की गई बीजेपी विधायक के भाई के द्वारा, और आरोप यहां पर सीधे तौर पर लगाए गए हैं कि मतदाताओं को डराने, धमकाने और हड़काने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इससे पहले कासगंज की ये खबरें हैं, कासगंज की तस्वीरें हैं। संभल से भी इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जहां पर मतदाताओं का कहना था कि उनके आधार कार्ड छीने जा रहे हैं, वोटिंग करने से रोका जा रहा है, ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और पुलिस को माइक और स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है लोगों को। माहौल में शांति बनाए रखने की अपील पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि माहौल में अचानक से गर्माहट आ गई। एक तो मौसम की तपिश पहले ही है, और उसके बाद इस तरह का माहौल जो है वो और गर्मी ला देता है। और ये तस्वीरें, बवाल की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक के भाई पर यह आरोप लगा, कहा कि गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी खबर पर हमारे साथ कासगंज से संवाददाता अशोक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अशोक, जिस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और झड़प की खबरें आ रही हैं। बीजेपी विधायक के भाई पर आरोप लगे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है? मैं आपको बता दूं, अमापुर की ये घटनाहट हो रही गाँव की, इसमें बीजेपी के विधायक है हरिओम वर्मा, उनके भाई ने जाके कहीं ना कहीं मतदान को गड़बड़ी करने की कोशिश की, पीटा से अधिकारी को हड़काया, और वहाँ वोटरों को भी जो भाजपा के एंटी वोटर के कर रहे थे उनको भी हड़काने का प्रयास कर रहे थे। इसी बात को लेकर बवाल हुआ, तो वहाँ इसी कारणवश बहुत ज्यादा। अशोक, फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ पर? वहाँ प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है, भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। वहीं उनके परिवार के लोगों को जो गड़बड़ी कर रहे थे लोग, उनको उठाकर पुलिस पकड़ के ले गई और ले जाकर अलग बैठा दिया गया। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का क्या कुछ कहना है? आरोप लगाए उन्होंने। वहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि हमारा मतदान है, हम मतदान करने आए हैं, हम स्वेच्छा से कर रहे हैं, हम किसको दें किसको ना दें, ये किसी के दबाव में नहीं है मतदान। हम अपने ही मर्जी से वोट करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। तो कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी है बिल्कुल जो भाजपा के। बिल्कुल, फिलहाल वोटिंग सुचारू रूप से चलती रही, यही उम्मीद है। प्रशासन इस कोशिश में लगा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रतन भाई, आप अपने सवाल का जवाब लूंगा, उससे पहले चंद्रभूषण जी, संभल के बाद कासगंज, यहाँ तो सीधा नाम लेकर आरोप लगा है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। इसे आरोप लगा देना, किसी पर भी कह देना, ये कोई इस पे सफाई देने की बात थोड़ी होती है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर है, डीएम है, प्रशासन है, इलेक्शन कमीशन है, एक लोग थोड़ी होते हैं। अरे लेकिन चंद्रभूषण जी, उसके साथ सत्ता की हनक भी तो दिखाई दे रही है ना। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, सत्ता, इलेक्शन कमीशन सत्ता के हनक से थोड़ी चलता है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए होता है, चलता नहीं है। लेकिन आपके नेता कोशिश तो कर रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कोशिश कोई भी करे। क्या कहते हैं, मतपेटियां लूटने वाले भी कोशिश कर सकते हैं। मतपेटियां लूटी जाती थी, बैलेट पेपर फाड़े जाते थे, तो क्या होता है? क्या चुनाव ऐसे होता है? क्या करते थे लोग? मतपेटियां लूट ले जाते थे, कब्जे दिखाते थे, गुंडई करते थे, गुंडे आके बैलेट पेपर पे ठप्पा लगा के वोट डलवा देते थे। ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, गड़बड़ी पहले भी चंद्रभूषण भाई बहुत होती थी, और अब भी कोशिश हो रही, बस काम आसान हो गया। पहले मतपेटियां उठानी पड़ जाती थी, बैलेट पेपर फाड़ देने पड़ते थे। अब क्या है, आधार कार्ड आप ले लो और मतलब लौटा दो, इस तरह की भी आरोप लग रहे हैं। आसान हो गया काम। गड़बड़ी करने वाले गड़बड़ी करते ही है सर, हर जगह।
नहीं, यही बात है कि गड़बड़ी करने वाले अब गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। अब युग परिवर्तन हो गया। अब लोग बहुत इनोसेंट हैं, मीडिया वाले लोग हैं, कैमरामैन हैं, फोटोग्राफर हैं, वीडियो बनाने वाले लोग हैं, जांच करने वाले लोग हैं, इलेक्शन कमीशन में जाने वाले लोग हैं, रीपोलिंग कराने वाले लोग हैं। तो अब वो गुंडाई नहीं होती है कि पहले पेटी उठा ले गए, मत पेटी उठा ले गए। अरे चंद्रभूषण जी, तस्वीरें साफ सामने आ रही हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं होती हैं। मैं प्रियंका जी क्या कह रहा हूँ कि इसकी जांच हो, कोई मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। यदि अभी देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या, ये और निष्पक्ष चुनाव ये चरण आगे बढ़े दीजिए, ठीक है। चौथा चरण आएगा, पांचवा चरण आएगा, तो राम मंदिर की तरफ बढ़ रहा है, छठवां चरण आएगा, जहाँ से आपके कदम संतुलन बिगड़ता जाएगा। तो आगे चरण तो राम मंदिर की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए अरे आपके विधायक की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि चुनाव आपकी विधायक लेगा तरफ जा ही नहीं सकते, इसलिए आपको सत्ता से बाहर करने जा रहा है चुनाव। हाँ, चलिए रतन भाई आपके पास आऊंगा। देखिए तस्वीर, हालांकि इस पर एक रिएक्शन दे दीजिए, उसके बाद अपने सवाल पर आऊंगा। ये लगातार पहले संभल में शिकायत आई, हालांकि इससे पहले और दूसरे चरण में अगर हम देखें मुरादाबाद से भी इस तरह की शिकायत आई थी, जहां पर रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है, उन्होंने आरोप लगाए थे कि दरअसल वोटिंग के दौरान इस तरह की कुछ चेकिंग की जा रही है जो लोगों के साथ मजाक सा हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है उसमें, और वोटिंग करने से रोका जा रहा है। और अब ये संभल से खबर आई और संभल के बाद कासगंज। चलिए रतन भाई से संपर्क टूट गया, दोबारा कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की। सवाल अपनी जगह बना हुआ है, ऐसे में यही सवाल जो रतन भाई से ले रहा था, अशोक जी आपसे ले लेता हूं, पूछ लेता हूं कि दरअसल जब बात चल रही थी इन तमाम मुद्दों की, देखिए पार्टी का जो शीर्ष नेता होता है उसके कदमों से, उनके फैसलों से पूरी राजनीति पर असर पड़ता है। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर आप देख लें, आप राजनीति में लेकिन फिर भी राजनीति का आकलन भी करते होंगे, वोटों का पोलराइजेशन करने की कोशिश दोनों तरफ से हुई है सर, सिर्फ एक तरफ से नहीं हुई है। एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा लगातार उठ रहा है, राम मंदिर जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह के नारे रैलियों में लगाए जा रहे हैं, अच्छी बात है सर। और दूसरी तरफ ये जो एक तो विरासत टैक्स पर राहुल गांधी के बयान के बाद, श्याम पित्रोदा के बयान के बाद एक मुश्किल हो गई इंडिया गठबंधन के लिए। और दूसरा जब 22 जनवरी का दिन आया तो राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तमाम लोग वहां पर नहीं पहुंचे, तो अपने अपने हिसाब से सेटिंग कर दी गई, बिसात बिछा दी गई कि हमें किशोर बढ़ना है, हमें किशोर बढ़ना है। तो फिर मसला ही क्या है, फिर तो बढ़ ही रहे ना आप लोग अपनी अपनी तरफ। जी देखिए, एक बात का स्पष्टीकरण करना जरूरी है, कोई विरासत टैक्स न प्रपोज है न लगने जा रहा है। ये मैं इंडिया गठबंधन के हैसियत से कह रहा हूँ, और मैं ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से कह रहा हूँ, अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूँ। इसमें कोई सरोकार नहीं है, ये एक अफवाह है और गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। दूसरी बात बताऊं मैं आपको कि इस समय जो भी नेता है वो सामने है, क्रिस्टल क्लियर है, चुनाव भाजपा हारने जा रही है, एक एक चरण आगे बढ़ता जाएगा। आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, कल चौथा चरण का मतदान होगा और परसों 5वें चरण का मतदान होगा। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते जाएंगे, भाजपा बैकफुट पे आ रही है और भाजपा के कपड़े फाड़ने का तरीका बढ़ता जाएगा, वो ज्यादा जो है बौखलाती जाएगी। और इस तरह के निचले स्तर के बयान और निचले स्तर के बयान और निचले स्तर के बयान इस तरह से आने लगेंगे, और इस तरह से चीखने चिल्लाने की बातें आने लगेंगी, और जो है उपद्रव करने की बातें आने, अराजकता की बात आने लगेगी। चंद्रभूषण भाई, इस मुस्कुराहट को जरा शब्दों में पिरो दीजिए। जी देखिए, भाजपा की बौखलाहट है जो आप कासगंज में देख रहे हैं, संभल में देख रहे हैं, ये भाजपा की बौखलाहट है, भाजपा की हार दिखाई दे रही है, भाजपा पूरी तरह से हो रही है। जी, जिन 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहाँ के मतदाता जानते हैं कि रामनवमी पर जो व्यक्ति अपने फेसबुक और ट्विटर पर बधाई संदेश नहीं दे सकता, उसी मैनपुरी में जिन ठाकुरों की बात ये 2 चरणों के पहले कर रहे थे, उन्हीं के आराध्य महाराणा प्रताप जो क्या बात करते हो, कोई भी ऐसा नहीं हुआ है, आपका किया धरा है, आपने कराया है, आपके कराने से ऐसा हुआ है, जो कुछ भी आप करते हो, आप हार रहे हो चुनाव, बुरी तरह से हार रहे हो चुनाव, इसलिए आप ऐसे उपद्रव करा रहे हो, इस तरह का सब कुछ सुलझ करा रहे हो आप। हालांकि मैनपुरी में जो हुआ, चंद्रभूषण भाई आ रहा हूँ, एक सेकंड में आ रहा हूँ। अशोक जी, मैनपुरी में जो भी कुछ हुआ था महाराणा प्रताप की मूर्ति के द्वारा, देखिए एक बात तो आप मानेंगे,
और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी इस बात को कहते रहे। नेताजी चूंकि जाने इसलिए जाते थे कि मंच से जो उनके दिल में होता था बोल देते थे। वो अक्सर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहते थे, देखो अनुशासन में रहना सीख जाओ, तुम लोग अनुशासन में नहीं रहते हो। 2012 में जब अखिलेश यादव ने शपथ ली थी, उसके बाद मंच का क्या हाल हुआ था सबने देखा था। और अभी मैनपुरी, ये अनुशासन की कमी आप मानते कहीं ना कहीं हो जाती है, जिस तरह इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, ये सुनियोजित भी हो सकता है, इसका तो कुछ पता नहीं। कहीं पर क्या हुआ ये बहुत अशोभनीय है और इसका कोई इसको अच्छा नहीं कहेगा, हमें हर कोई इसको बुरा कहेगा। लेकिन ये हुआ कैसे? ये भाजपा इस समय इतनी बैकफुट पर है, ये कुछ भी करा सकती है। इसके पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि कहीं पर कुछ भी करा सकती है। कैसे इसका कोई पता नहीं है जी। देखिए, भाजपा तो चाचा से भी ये कहलवा सकती है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को भारी मार्जिन से चुनाव जिताइएगा। भाजपा तो मुलायम सिंह जी से भी ये कहलवा सकती है कि दूसरी बार मोदी जी को, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देश को लाना है। भाजपा तो ये भी नेताजी की बात न करो, नेताजी का बहुत बड़ा दिल था। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। और जितना चूंकि राजनीति को मैं भी देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, इतना तो क्लियर है। देखिए, मुलायम सिंह यादव ने जो संसद में कहा था वो उनके दिल की बात थी, और यहाँ पर चाचा जो बोले वो तो देखिए जुबान फिसल गई है। चंद्रभूषण भाई समझिए। अरे अजितेश जी, उन्होंने उनके देखो जो हृदय में था, उन्होंने अपनी हृदय की बात कह दी। ठीक, नेताजी का बहुत बड़ा दिल था, ऐसे ही नहीं नेताजी कहे जाते थे। धरती पुत्र थे, किसान पुत्र थे, जिसका जलवा कायम है उसका नाम कायम है। ये साबित कर दिया था उन्होंने, और ये दिखा दिया था सेना के जवानों का, जब वो शहीद होते हैं तो उनके घर पे उनका पास सही लाया जाता है। ये परंपरा नहीं, उसमें कोई देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है। मुलायम सिंह यादव को जब हर कोई राजनीति में याद करता है, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा नाम रहेगा, और उस पर हम आएंगे। एक संभल का रुख कर लेते हैं। संभल में इंडिया वॉइस के संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, वोटर से बातचीत की है। संभल का सियासी मिजाज क्या कह रहा है, एक बार जान लेते हैं। इसी तरह का चुनाव है, लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर प्रत्याशी हैं परमेश सैनी। हम बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि वोटिंग करना है, बात करेंगे। सर, आप वोटिंग करना है, कैसा लग रहा है? वोटिंग करना है सर, आप कैसा लग रहा है आपको? क्या उम्मीद लगती है? बहुत अच्छा लगा। वो पूरे लोकसभा के अंदर एक ही लहर है, एक ही आवाज है। इस बार संभल के अंदर कमल खिलाना, और पहले मतदान, उसके बाद जलपान। माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया पूरी समस्त लोगों ने। आपको लगता है 2019 में भी आपके लिए पार्टी ने भरोसा किया गया था, अब जो भरोसा किया गया, तो इस बार आपको उम्मीद लगती है कि इस बार भारी बहुमत से कमल खिलेगा, और कम से कम 2 लाख से ऊपर कमल खिलेगा? क्या किन लोगों को आपको सपोर्ट करना मिल रहा है? सर्व समाज ने तय कर लिया है कि इस बार संभल में कमल खिलेगा। ये बातें समाज कह रहे हैं सर, मुस्लिम समाज कह रहे हैं। तो बात की जाए तो जिस तरह से मुस्लिम समाज है वो आपको कितना सहयोग पूरा सहयोग? हाँ जी, पूरा। कहाँ सहयोग कर रहा है, किस तरह से सहयोग कर रहा है? आपके संभल वाले तो आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता नाराज, सभी लोग मेरे साथ है, हिंदू भी और मुसलमान भी, सभी लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है। पार्टी वाले कह रहे हैं संभल से बहुत नाराज है, वो कह रहे हैं कभी संभल में आके चुनाव प्रचार कोई नाराज नहीं है। सब लोग कार्यकर्ता एकजुट है और एक साथ मत का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे साथ थे ये परमेश सैनी। बात की जाए तो संभल में जिस तरह की बात की जाए, बूथों पर लगातार संख्या जो है देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि जिस तरह चुनाव में भीड़ इकट्ठा होनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं क्यों भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही। हमारे साथ महिला, मैम आप चुनाव में आई है, वोटिंग करना आई है, तो कैसा लग रहा है आपके लिए? मैम कैसा लग रहा है आपके लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद लग रही है आपके लिए कि इस बार बीजेपी जीतेगी, कमल ही खिलेगा संभल से? तो क्या उम्मीद लगी? पिछली बार क्या चूक हुई इनसे, जो कि पिछली बार 1,70,000 वोट से हार? नहीं, लोग तो सब साथ ही थे, लेकिन बस वही गठबंधन आ जाता है बीच में उस लास्ट टाइम। गठबंधन आपको क्या उम्मीद लग रही है आपको? गठबंधन की बार तो जीत का पूरा ही है। जो गठबंधन का है तो वो तो जो बीएसपी पे चला जाएगा वोट, तो आपको क्या उम्मीद लग रही है? तो चलो सारी जनता अपने साथ है, देखते हैं। अब वोटिंग करना ही है, कैसा लग रहा है आपको? बेटा मैं तो राजस्थान से आई हूँ। वोटिंग करना ही आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या उम्मीद लग रही है आपके लिए? 100% उम्मीद है। कैसे 100% उम्मीद कर सकते हैं आप? बताइए कि पिछली बार 1,70,000 वोट वो कभी हो जाता है, पर अभी उम्मीद है, लोग अपने प्रत्याशी के साथ है।
हमारे साथ जो महिला थी और जो परमेश्वर सैनी थे, जो प्रत्याशी थे बीएसपी से, बीजेपी से, कैमरामैन पर्सन के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संबल। तमाम वोटर्स जो है उनको सुन रहे थे। 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर शरद पवार वोटिंग करने पहुंचे, उनके बाद उनकी बेटी सुप्रिया सुले की तस्वीर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, संबल सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क का बड़ा आरोप सामने आया है। पुलिस पर पार्टी बनकर काम करने का आरोप यहां पर सपा प्रत्याशी के द्वारा लगाया जा रहा है। बीएलओ पर बस्ते छीनने का भी लगाया जा रहा है आरोप। तो संबल से एक बार फिर से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुस्लिम मतदाताओं से हो रही है बदसलूकी। जियाउर रहमान बर्क का यह बयान सामने आया है। इससे पहले भी इस तरह के आरोप सामने आ चुके हैं। जियाउर रहमान ने पहले भी इस बात को लेकर संदेह जताया था। संबल सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि बीएलओ भी पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। पुलिस बनकर काम करने का आरोप, बीएलओ पर बस्ते छीनने का भी आरोप लगाया जा रहा था। तो संबल से संजीदा आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं से बदसलूकी का आरोप सपा प्रत्याशी यहां पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल, और चूंकि इससे पहले खबर आई थी और उसी खबर से जुड़ी हुई ये खबर है, जहां पर इससे पहले कुछ वोटर्स ने आरोप लगाए थे कि पुलिस की तरफ से मुस्लिम वोटर्स को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, वहां से उन्हें भगा दिया जा रहा है। और कुछ ही देर बाद जियाउर रहमान बर्क वहां पर पहुंचने वाले थे और अब पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जियाउर रहमान बर्क का बड़ा आरोप है कि पुलिस जो है वो पार्टी बनकर काम कर रही है। और देखिए, धक्का मुक्की की स्थिति भी यहाँ पर हुई है, जहां पर आरोप प्रत्यारोप के बीच में पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है, किसे संभाले कैसे संभालें। यहाँ पर एक बहस भी हो रही है और चूंकि ये बहस वोटिंग को लेकर है, जियाउर रहमान का बड़ा आरोप है कि पुलिस की तरफ से पार्टी बनकर काम किया जा रहा है। आप खुद सुनिए। कुछ नहीं यहाँ पर जो है, जो हमारे अपने यहाँ पे बस्ते लगे हुए थे, बस्ते डाले हैं, उनके बस्तों को छीन करके उन आदमियों को बंद कर दिया गया। हमारे बस्ते जो लगाए हुए थे और उन्हें धमकी दी गई है कि अगर यहाँ पे बैठे और 2 को तो बंद कर दिया और बिल्कुल मुकदमे जिंदगी में जेल से नहीं निकलोगे। और दूसरी चीज कि यहाँ पर जो सरकारी बीएलओ है उनके भी बस्ते छीन लिए गए। अगर आपको इस चीज पर जानकारी करनी है, अभी यहाँ पर जाइए मनोकामना के आगे जो सरकारी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल, वहाँ पे बीएलओ 4 बीएलओ जेंट्स 1 महिला, उनका बस्ता सीओ अनुज कुमार छीन करके ले गए। आप जाकर देख सकते हैं वहाँ का बस्ता। और इसी खबर पर हमारे साथ संबल से संवाददाता सतीश सिंह फोन लाइन पे बने हुए हैं। सतीश, जिस तरह से ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, साफ तौर पर यहाँ पर सपा प्रत्याशी के द्वारा बीएलओ पर आरोप लगाया जा रहा है, पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी बनकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरी जानकारी? संबल में सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क का बड़ा आरोप लगाया है, पुलिस पर पार्टी बनाकर आरोप लगाया है और वहाँ पर बीएलओ पर भी बस छीनने का लगाया आरोप लगा रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं के साथ में बदसलूकी की जा रही है, आरोप ये लगा रहे हैं। लेकिन वीडियो में सफा नजर आ रहा है किस तरीके से वीडियो में धक्का मुक्की कर रहे हैं और वीडियो जो है इनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से हमें मतदान, हमारे जो समाज के लिए मतदान नहीं करने दे रहे। बिल्कुल सतीश, अब देख रहे हैं तस्वीरों में कुछ धक्का मुक्की की स्थिति भी यहाँ पर आ रही थी। ये क्या मामला था, कैसे यहाँ तक ये पहुँच गई बात? जी बता चले जिस तरीके से जो पहुंचते हैं वहाँ पर, पहुंचने के बाद में वहाँ पर जो पूर्व अध्यक्ष है वहाँ की समाजवादी पार्टी की, उन्हें धक्का मुक्की करी जा रही है। उनके जो पिता हैं जियाउर रहमान के वर्ग के, उन्हें धक्का मुक्की करी जा रही है। पुलिस आप छीन रही है, उन्हें कह रही है कि इन्हें उठा के बंद करो। लेकिन ये आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है तनाशाही कर रहे हैं और एक तरफ वोट पड़वा रहे हैं, ये इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वहाँ बात की जाए प्रशासन की, इन्होंने चुनाव आयोग से मांग की गई है कि एक तरफ जिस तरीके से यहाँ पर वो करे जा रहा है कि हमारे मुस्लिम समाज के लिए वोट नहीं डाला जा रहा है। जी बिल्कुल सतीश, फिलहाल झड़प के बाद ताजा स्थिति की बात करें तो क्या ताजा स्थिति है? क्या वोटिंग अभी पड़ रही है या उसमें कहीं दुविधा निकलकर सामने आ रही है? अभी भी हालात संजीदा बने हुए हैं? की बात की जाए तो यहाँ पर जो है प्रशासन वहाँ पहुंच चुका है और वहाँ पर जांच की जा रही है किस बात को धक्का मुक्की हुई थी। लेकिन वहाँ पर जब बात की जाए वोटिंग कहीं भी अभी नहीं रुकी है, जिनके सभी जगह वोटिंग बरकरार है। बिल्कुल सतीश, फिलहाल की स्थिति क्या है? फिलहाल की स्थिति नॉर्मल है, यहाँ पर कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है। जो भी ये वीडियो इनको वायरल हुई है धक्का मुक्की की,
किस कारण हुई है, इसकी अभी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई की बात की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है, सियासी संग्राम के बीच बड़ी तस्वीर भी है। और प्रियंका जी, इससे पहले यही खबर आई थी संभल से, जिस वक्त ये आरोप लगे थे, और मौके पर देखिए तो प्रत्याशी या कोई बड़ा नेता पहुंचता है तो स्थिति इस तरह की हो जाती है, जैसा कि अभी हमने तस्वीरों में देखी। धक्का मुक्की तक की स्थिति पहुंच गई पुलिस के साथ, और बड़े आरोप यहां पर जियाउर रहमान बर्क की तरफ से लगाए गए। लोकशाही में चुनाव एक बहुत बड़ा पर्व होता है। अपने को जो संविधान में मत देने का अधिकार मिला है, उसका स्वयं पालन करना बहुत आवश्यक है। मैं सभी गुजरात और देशवासी भाई बहनों को, युवान मित्रों को, बहनों को, युवान लड़की को, सभी को आग्रह करूंगा कि अपने जो मताधिकार दिया है उसका अच्छी तरह पालन करना चाहिए। दूसरा कुछ भी काम हो उसमें मत देने को अग्रिमता देकर अपना मत देना चाहिए, जो देश की प्रगति के लिए होता है। इसलिए जरूर सब मतदान कीजिए। सभी बिजनेसमैन, गरीब तबके के लोग भी सभी मिलके इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे। लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं, और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे, ये सबका कहना है। आज तीसरे चरण के लिए मतदान है। मतदान केंद्र में आकर परिवार के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मतदान किया है। ये विकसित भारत के लिए लोगों में भारी उत्साह है। लंबी लंबी लाइनें लगी है, सवेरे से लोग आगे निकल कर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये उत्साह सरकार के पक्ष में है, सरकार के समर्थन में है। प्रो इनकम्बेंसी स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और इसलिए निश्चित रूप से अब की बार 400 पार होने वाला है। एक सशक्त लोकतंत्र में संविधान को सेंटर रख के एक पारदर्शक तरह सत्य सामने रख के इलेक्शन होना चाहिए इस देश में। और ये तीसरी चरण का वोटिंग हो रहा है, वो शांति से होना चाहिए, यही हमारी मांग है। और वोट डालिए, इस प्रजाप्रभुत्व के त्योहार में आप हिस्सा लीजिए और प्रजाप्रभुत्व को यशस्वी कीजिए। देखिए, आज भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। सब लोग घर से निकले, हमारे देश को विकास और परम वैभव की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खुलकर मतदान करें, निर्भीक होकर मतदान करें, आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मैनपुरी के संपूर्ण विकास, कानून का राज और सुशासन के लिए वोट करें, और सब लोग आज घर से निकल के मतदेय स्थल जाएं और निर्भीक होकर के मतदान करने का काम करें। मेरी सब लोगों से अपील है। कमल खिलाएंगे तो उनका बेटा जयवीर सिंह उनकी सेवा में, उनके साथ सुख दुख में सदैव साथ खड़ा है, साथ खड़ा रहेगा। इसलिए आज सब लोगों से अपील है कि यहाँ मैनपुरी पर भी बदलाव करें, कमल खिलाएं, और सरकार मोदी जी के तीसरी बार बनाने के लिए मजबूत स्थिति पैदा करने का काम करें। तो यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का है, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इंडिया वॉइस पर 93 सीटों पर महा कवरेज लगातार जारी है।